सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से ज्ञानेश जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी, और तमाम बड़ी अपडेट आज हम इनसे जानेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ आज खास है, क्या कुछ प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित किया गया है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। देखिए, आज सबसे जो बड़ी खबर है वो अमेरिका से आ रहा है कि अमेरिका ने जो भारत वर्षियों के नौकरी से छांटनी की गई थी वहाँ पर, उसमें 95% भारतीयों को जब मिल गई है। ये अब तक का सर्वाधिक ये है कि नौकरी से निकाले जाने के बाद उनको तत्काल दूसरी कंपनियों में नौकरी मिल गई है। तो इस खबर के बाद जो एक चिंता जाहिर की जा रही थी कि जिन लोगों की छांटनी की गई है उनका क्या होगा। ऐसे स्थिति में जैसे ही गूगल है, मेटा है और अमेजन ने सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखा कि एक भी भारतवर्षी बाहर नहीं जाए, और ये भी जो जब प्लेसमेंट कंपनियां हैं उन्होंने स्पेशल टिप के साथ में ये दिया है कि जो भारत के स्टूडेंट्स है या नौकरी के लिए अमेरिका आ रहे हैं, या जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, ये अन्य देशों से बेहतर है। इस कारण से वहाँ जो अन्य कंपनियां हैं वो उन कंपनियों में भारत वर्षीय जो लोग जो भारत के रहने वाले जो लोग हैं जो अमेरिका में जाके बसे हैं, उनके वहाँ डिमांड बहुत है। यही कारण है कि बहुत जल्दी जो छटनी करने के बाद 95% भारतीय व्यक्तियों के जो है वहाँ नई जॉब मिल गई है। तो इस कारण से अब ये देखा जा रहा है कि भारत के विषय में ये कहा जा रहा है, और जो चिंता थी कि इनका क्या होगा, क्या ये भारत आ जाए आना पड़ेगा या वहाँ रोजगार की क्या स्थिति बनेगी, तो वो समस्या दूर हो गई है। दूसरी जो एक खबर है कि जो चीन है, दक्षिण चीन में ऐतिहासिक रूप से जो है बाढ़ से 47 लोगों की मौत हो गई है। और चीन में ये देखा जा रहा है कि ये बारिश से पहले जो अव्यवस्था है वो बिल्कुल फैली हुई है। इसके कारण ये है कि बारिश को चीन हर बार पहले से ही पूर्वानुमान लगाकर उसको ठीक कर दिया करते थे, उसमें प्रिकॉशन लेते थे, लेकिन इस बार चूक हुई है। इसी चूक के चलते इतने बड़े पैमाने पे मौत हुई है। मैं एक और खबर देना चाहूँगा, ये आश्चर्यजनक खबर जरूर है कि जो अमेरिका है, हवाई विशेष करके हवाई में एक प्रजाति वहाँ पर है जो उस प्रजाति को बचाने के लिए, जो हनी ट्रिप नाम से प्रसिद्ध है, उस प्रजाति को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से मच्छर छोड़े जा रहे हैं। इसका ये मतलब है, ये जैसे दुनिया में ये संदेश दिया जाता है कि हर कीट पतंग, कीड़े मकड़े सभी कोई ना कोई काम आता है। इसका ये जीता जागता एक प्रमाण है कि हवाई में जो है अपने चमकीले रंग के लिए पहचाने जाने वाले जो दुर्लभ चिड़िया है, जिसको हनी क्रीपर के रूप में वहां पर जाने जाते हैं, और हवाई द्वीप समूह में ये अनोखे प्रयास हमें देखने को मिल रहा है कि हेलीकॉप्टर से हर सप्ताह 2.5 लाख मच्छरों को वहां पर वातावरण में छोड़ा जा रहा है, जिससे ये जो हनी क्रीपर है ये जीवित रह सके। ये एक अनोखा खबर है कि इस खबर में ये दिखाया गया, देखिए भारत में मच्छर मारने के लिए हजारों उपक्रम यहाँ पर उपयोग में किया जाता है, वही वहाँ हनी क्रीपर को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से मच्छरों को एकत्रित करके उसी जो द्वीप समूह में छोड़ रहे हैं ताकि हनी क्रीपर जीवित रह पाए, क्योंकि हनी क्रीपर वहाँ पर लुप्त प्राय स्थिति में है। इसके अलावा जो इलेक्शन है अभी अमेरिका में, वो भी बहुत ही नजदीक है। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे और तीखा हमला एक दूसरे के प्रति वहां पर कर रहे हैं। जैसे भारत में भी हमने देखा कि इलेक्शन के समय पे जो है निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग किया गया है। उसी के बिल्कुल नक्शे कदम पर अमेरिका भी चल रहा है। अमेरिका एक दूसरे को
नीचा दिखाने के कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। बिल्कुल। और एक और अंतिम खबर ये है कि जो कनाडा में काली तख्ते वहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कनाडा भारत के खिलाफ सदैव जो है, जब से ये खालिस्तानी आवाज उठी है, तब से जो है कनाडा उनके पीछे है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो वहाँ पर सरकार है वो अल्पमत की सरकार है। अल्पमत की सरकार होने के कारण से जो उनको सहयोग दिया है सरकार को, वो जो सहयोगी पार्टी है वो खालिस्तानी समर्थक है। तो इसी कारण से सरकार भी मजबूर है कि जो उनके सहयोगी पार्टी यदि हाथ खींच ले, उनको समर्थन ना करे, मतलब खालिस्तानियों के समर्थन नहीं करे, तो निश्चित रूप से सरकार गिरने की संभावना है। यही कारण है कि मजबूरी में सरकार खालिस्तानियों का साथ वहां पर दे रहे हैं। तो उसमें काली ताकतों को उन्हीं को कहा गया है जो एयर इंडिया में बस विस्फोट की याद दिलाते हुए कहा कि उस खालिस्तानी आतंकी हमले की जवाबदार विचारधारा अभी भी कनाडा में कुछ लोगों के बीच में जीवित है। आपको याद होगा कि जिन अखबारों में आज ये प्रकाशित किया गया है कि कनाडा के सांसद जो चंद्रा आर्य हैं, उन्होंने 85 की याद दिलाते हुए 1985 में एयर इंडिया में बम विस्फोट किया गया था और वो खालिस्तानियों के द्वारा किया गया था। बाद में इंदिरा गांधी ने इस मुहिम को विराम लगाने के लिए वहां पे शक्ति बरती और खालिस्तानियों को वहां पर खत्म कर दिया था। लेकिन कुछ वर्षों से खालिस्तानी जिस प्रकार से सिर उठाए हुए हैं और कनाडा के सरकार जिस प्रकार से उनको सहयोग दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि खालिस्तानी केवल और केवल कनाडा सरकार के उस जो ताकत है उसके आधार पर ही वो जीवित है। इसके पीछे कारण यही है, जैसे मैंने पहले कहा कि खालिस्तानियों को समर्थन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कनाडा की सरकार अल्पमत में है और जो सहयोगी दल है वो खालिस्तानी समर्थक पार्टी है। तो ये देखने योग्य होगा कि जो भारतीय मूल के कनाडाई सांसद जो है चंद्रा आर्य ने जो बात उठाई है वहां पर, ये कितने दूर तक जाती है। जी निशा। जी बिल्कुल, और तमाम राष्ट्रीय स्तर की तमाम बड़ी अपडेट जान लेंगे। हमारे साथ एडिटर सूरज जी हैं। सूरज जी, आज राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, जिस तरह से हमने देखा कि कल योग दिवस था, विश्व योग दिवस था और योग दिवस को लेकर के तमाम चीजें जो है दिन भर चर्चाओं में रही। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ली गई सेल्फी जो कश्मीर को एक संदेश देने के लिए उन्होंने जिस उद्देश्य से वहां पर वो गए थे, क्योंकि कश्मीर में विधानसभा चुनाव है जम्मू कश्मीर में, तो ये देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर में जाना, श्रीनगर जाना और वहां से पूरी दुनिया को योग का संदेश देना, क्योंकि उन्होंने जो बात कही कि योग अतीत के बोझ को हटाकर आज में जीना सिखाते, ये बात उन्होंने कश्मीर में कही। और कश्मीर में जिस तरह से सियासी समीकरण रहे हैं कि धारा 370 हटाने के बाद उन्होंने वहां के लोगों को, वहां की जनता को ये संदेश दिया है कि अब हमें अतीत के बोझ को हटाना होगा। मतलब जो चीजें पहले वहां हुआ करती थी, जिस तरह की गतिविधियां वहां हुआ करती थी, अब उस बोझ को हटाना है और आगामी जो आज में जीना है। मतलब आज वहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहां विधानसभा चुनाव होंगे, तो वो उन्होंने कहा कि धारा 370 के बोझ को हटाना है। तो ये जो संदेश वहां दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग के द्वारा, और इसके अलावा भी हमने देखा है कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे तमाम नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कल योग का महत्व बताने के लिए योग से संबंधित गतिविधियां दिन भर चलती रही हैं। लेकिन इस योग के माध्यम से भी जो देखा गया है कि जहां सियासी गतिविधियां भी हुई हैं, क्योंकि जैसा मैंने उल्लेख किया कि कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना और वहां की जनता से ये कहना कि अतीत का बोझ हटाना है, धारा 370 अब खत्म हो गई, पुरानी बात हो गई है, अब धारा 370 बीते जमाने की बात हो गई है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जिस तरह से संदेश दिया है कि अब आपको अपना नेता चुनना होगा और अपने क्षेत्र के विकास में सहभागी बनना पड़ेगा, तो ये जो संदेश था ये योग के माध्यम से कहीं ना कहीं सियासी संदेश रहा।
बिल्कुल। दूसरी तरफ बात करूं कि जिस खबर को लेकर के और दिन भर चर्चा रही कि परसों शाम हमने देखा कि गुरुवार की शाम को ट्रायल कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है और शुक्रवार सुबह जब हम देखते हैं कि जो ईडी के वकील हैं वो कोर्ट में जाकर के कहते हैं उस पर जो है आपत्ति लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराते हैं जमा दी हुई जमानत को कि उन्होंने कहा अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। साथ ही वो जिस तरह से कहते हैं कि मुझे दलील रखने का मौका नहीं दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल के वकील कहते हैं कि 7 घंटे आपने अपनी बात रखी लेकिन हाई कोर्ट ने उनको मौका देते हुए उनकी जो जमानत अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई थी उस पर रोक लगा दी है और क्योंकि ईडी ने कहा था कि हमें सुना ही नहीं गया। दूसरी तरफ यहाँ मामला आया है कि जिस तरह से हम देख रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग केस जो था कथित शराब घोटाले का मामला जो था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर कि हाँ वो बाहर आ सकते हैं और तमाम चीजें थी लेकिन ईडी के द्वारा उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई और उस जमानत को खारिज करने की बात कही गई कि जो बात थी कि तथ्य रखना है हमें अपनी बात रखना है। तो इस बात को लेकर के भी सियासी घमासान दिन भर चलता रहा। बिल्कुल। तमाम चर्चाएं रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्योंकि वो कल सुबह जेल से बाहर आने वाले थे लेकिन उनकी जमानत पर जो है उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई थी और बाद में हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक जमानत पर अंतरिम रोक लगी रहेगी। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक खबर और है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर के तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर के तमाम तरह की चीजें हैं और फिर इसमें बिहार से इसमें एक सियासी समीकरण जुड़ते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम वर्तमान उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा वो ले लेते हैं कि उनके जो पीएस है प्रीतम उनका नाम आ जाता है और उसके बाद में परीक्षा रद्द करने की बात आती है क्योंकि इसमें एक बात की गई है, एक उदाहरण दिया गया है कि जब आज से 10 साल पहले 2004 में केवल 13 विद्यार्थी रहे हैं और उन तक एक पर्चा पहुंचा था तो परीक्षा रद्द कर दी गई थी और 2015 में 44 बच्चों तक पर्चा पहुंचा था, पेपर पहुंचा था तब वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तब इस परीक्षा को रद्द करने की बात हुई है क्योंकि इसमें जो है हवाला दिया जा रहा था कि लगभग 1600 छात्र जो हैं उन तक यह पेपर पहुंचा है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि अभी हाल ही में 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और कुल देखें तो जो 3 बड़ी परीक्षाएं हैं एक तो जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है नीट की जो हम बात कर रहे हैं और नेट की बात कर रहे हैं उसके बाद में यदि हम देख रहे हैं कि ये जो CSIR की जो परीक्षा है इसे भी रद्द कर दी क्योंकि परीक्षाओं में एक बात यहाँ जरूर आ जाती है जिस तरह से हमने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान उनको सामने आना पड़ा, उन्होंने अपनी बात रखी और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ एक बात सामने आ जाती है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए अब केंद्रीय कानून लागू है और ये गैर जमानती अपराध माना जाएगा क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में कड़े कानून की बात की गई। उत्तराखंड राज्य में भी परीक्षाओं पर में पेपर लीक होने पर कड़े कानून बनाने की बात कही लेकिन बिल्कुल। अब बात हो गई है कि पूरे देश में जो है कड़े कानून बना रहे हैं और जो केंद्रीय कानून है वो लागू होगा क्योंकि जो संस्थाएं समाधान केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून जो है अनुसूचित बिल्कुल। मतलब जो अनुचित साधन है उनको रोक लगाने की बात कर दी। एक खबर बिल्कुल। का और जिक्र करना चाहूंगा जिस खबर को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं वो है राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर के। बिल्कुल। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के लिए और उनका चुनाव रद्द करने के लिए याचिका लगाई गई है और इसमें हवाला दिया गया है कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वह भारतीय नहीं है और भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय कानून के अनुसार भारतीय व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है क्योंकि यहाँ उन्होंने हवाला दिया गया है कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो ब्रिटिश नागरिकता है। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2004 में जब कांग्रेस सरकार बनाने जा रही थी और कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री बनना था और सोनिया गांधी का नाम सामने आ रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती हैं तब भी उनकी नागरिकता को लेकर के तमाम तरह के सवाल बिल्कुल। उठे थे और उसके बाद में उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन बिल्कुल। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि अब जब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कही जा रही है
तब राहुल गांधी को का चुनाव रद्द करने की बात कही जा रही है कि उनका चुनाव रद्द किया जाए क्योंकि वो ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्होंने कहा कि उनकी नागरिकता की जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक खबर है जो मैतेई से जुड़ी हुई है, मणिपुर से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 14 महीने से यहाँ पर लगातार हिंसा की वारदातें हो रही हैं। तो कल का जो घटनाक्रम देखा गया है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद में मणिपुर में जो अशांति शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और शांति बहाली के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और बिल्कुल। सीआरपीएफ जवान जो पश्चिम बंगाल भेज दिए गए थे वापस बुलाया गया है। महिलाओं ने थाने पर हमला कर दिया है और सुरक्षा बलों को वापस जाना पड़ा है यहाँ पर और क्योंकि मोरोहे की गेट नंबर 1 पर म्यांमार की ओर से जो कुकी और उग्रवादियों के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे 5 मजदूरों का अपहरण कर लिया है और बाद में उनको दो मजदूर किसी तरह से वहां से मुक्त हो गए हैं। बाकी 3 का अभी तक पता नहीं चला है। तो इस तरह से अभी जो देखा जा रहा है कि मणिपुर में अशांति का माहौल ही वहां पर बरकरार है। जी बिल्कुल निशा। जी बिल्कुल। और तमाम उत्तराखंड की भी अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ महेश जी। महेश जी, तमाम उत्तराखंड की आज की जो बड़ी अपडेट सामने आ रही दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि आज उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग है जो पुष्कर सिंह धामी जी आज लेंगे। वो अभी सुबह ही आदि कैलाश से यहाँ पहुंचे हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, आपदा और राहत कार्यों के बचाव के लिए पहली बार यहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर को राज्य सरकार लगानी जा रही है। ये पहली बार होगा जब से यहाँ राज्य बना है। तब तक यहाँ हेली सेवाओं को जो सेना की मदद ली जाती थी और राज्य हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार राहत बचाव कार्य के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन एवं विकास प्राधिकरण इसे 3 हेलीकॉप्टर यहाँ के लिए कर दिया है और उनका चयन भी कर लिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 4 धाम यात्रा जो चल रही है, यमुनोत्री में एक आंध्र प्रदेश के यात्री की कल मौत हो गई है। उनके हृदय गति रुकने से मौत हुई है। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया लेकिन वहां पर उन्हें मृतक पाया गया। तो साथ ही बता दूं निशा जी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती देवगुरु बृहस्पति धाम यहाँ पर है, वहां पर वे पहुंची और लगभग 1 सवा घंटे उन्होंने अकेले में यहाँ पर ध्यान लगाया और उन्होंने मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखी है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं 65,000 सरकारी संपत्तियों का रिकॉर्ड सैटेलाइट पर यहाँ दर्ज कर लिया गया है। ये एक तरीके से ये पहला ऐप यहाँ बनाया गया है। यदि इस पर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो ये जल्द ही उस ऐप के माध्यम से पता लग जाएगा अधिकारियों को और वो उसे रोकने में कामयाब होंगे। ये एक अच्छी पहल है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट विधानसभा में यहाँ सचिवालय में जो भर्तियां हुई थी उस पर बहुत सख्त रुख उन्होंने अपनाया है और राज्य सरकार को कहा है कि वो 16 तारीख में अपनी इस सुनवाई में हर अपने पक्ष रख दे, नहीं तो उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये बैकलॉग भर्तियां की गई थी जो इसमें अनियमितताओं की शिकायत की गई थी, उसी पर ये जांच चल रही थी लेकिन वो जांच पेंडिंग कर दी गई थी। तो राज्य सरकार को उन्होंने फटकार लगाई है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रकरण है। अल्मोड़ा के नजदीक सल्ट एक जगह पड़ती है, वहां पर खाई में एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, उनकी कल वहां पर कार गिर गई थी। उनके 5 महीने का एक बच्चा था, वो वहां एक्सपायर हो गया है। वो योग करके लौट रहे थे घर, लेकिन अनियंत्रित करके कार खाई में गिर गई थी। इससे बहुत बड़ी घटना हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर में टाटा समूह अपनी इलेक्ट्रिक सिटी बनाने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने उसको अनुमति दे दी है। चीफ सेक्रेटरी भी इसके लिए अनुमोदित करके भेज दिया है। उससे बहुत बड़ा एक यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा, हजारों युवा यहाँ रोजगार मिलेगा, जिससे आने वाला समय में रोजगार की संकट की संभावना कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ कल से जो बारिश का माहौल चल रहा है उसमें पहाड़ों में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। कहीं यदि गंगोत्री हाईवे को देखें, 4 धाम के रूट को देखें तो कई जगह भूस्खलन हुआ है, उससे मार्ग अवरोधक रहा है। कई घंटे तक मसूरी और देहरादून के बीच में भी अवरोधक रहा है। तो खाल फटकोट के बीच मलबा आने से लगभग 2.5 घंटे के आसपास वहां व्यवस्था दुरुस्त करने में लग गई है एसडीआरएफ को। और आपको एक और बात बता दूं मैं निशा जी कि यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनका प्रेम आश्रम के नाम से हरिद्वार में आश्रम है। उन्हीं की एक मिलती जुलती वेबसाइट बना करके
कुछ लोगों ने साइबर क्राइम किया है, वहां पर रूम बुक करने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए गए हैं। इसकी एक शिकायत उनके प्रबंधक पवन कुमार ने कल कराई है हरिद्वार बिल्कुल। में। तो जी ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। जी बिल्कुल। हुआ है। जी उत्तर प्रदेश की भी अपडेट ले लेंगे। ज्ञानेश जी हमारे साथ है। ज्ञानेश जी, तमाम उत्तर प्रदेश से आज क्या बड़ी खबर सामने आ रही, दर्शकों के साथ साझा करें। हिसाब से सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को बड़ा निर्वाचन क्षेत्र किया गया और शेष 11 किया गया है। वहीं ज्ञानेश जी, को आपकी लखनऊ आवाज़ का अपर क्लियर नहीं आ पुलिस पा रही है। महानिदेशक बनाया गया है। जी जी वहीं वहीं मौजूदा अपर पुलिस महानिदेशक अमरेंद्र सेंगर को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। जी प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा को बरेली जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वहीं बता दें, अलावा के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेमचंद्र मीना को सीएम पुलिस आवास अपर पुलिस महानिदेशक के तौर में जी बिल्कुल। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश के अपडेट देने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में प्रकाश डाला। ऐसी कौन सी खबरें थी जो आज प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे, जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय स्तर की खबरें आप तक पहुंचाई। हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी थे, जिन्होंने तमाम उत्तराखंड की अपडेट पहुंचाई। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।